तो बच्चे हैं नहीं, कितनी सी कैलकुलेशन पे आपकी तारीफ कर दे, वो इतनी सी कैलकुलेशन में आप मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके वो क्रिटिसाइज आपको ज़रूर करेगा। एनीवेज बेटा, ये हमारे पास वर्किंग सारी की सारी आ गई। इन बैलेंसेस को आपने अपने माइंड में बिठाना है और अब हम इन वर्किंग से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएंगे और इनसे हमने स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना लेनी। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि जिसमें दोनों की दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या माइनस करना है। तो वर्किंग्स ओके हैं जी, बिठा दूँ इनको। ओके जी, तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो उसने डाटा दिया हुआ है उसमें उसने क्या बताया आपको। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरह का उसने चीज़ें दी हैं, जिस तरह का फॉर्मेट उसने दिया है, आप सिर्फ उसी तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, तो उसमें सिंपली उसने आपको ये ट्रायल बैलेंस उसने दिया है ना, तो कोई मसला नहीं, जैसे हमारे पास बनाते हैं हम जिस तरह से उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। बाकी तो जिसने दिया हुआ है, अब देखिए उसने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोगों ने डाटा की चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ पे जनाब हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से उसने बनाया, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, सेम यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे निकालते रहेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो सबसे पहले आपके पास आएगा जी सेल्स। अगर वो रेवेन्यू लिखता तो हम रेवेन्यू लिखते, तो उसने सेल्स लिख दी है। सेल्स कितनी है जी दोनों की? दोनों की सेल्स तो आपस में ऐड अप हो जाएंगी। इसमें से जो सेल्स इंटर ग्रुप जो सेल है वो माइनस हो जाएगी जी, इंट्रा ग्रुप सॉरी 285 प्लस 320, ये दोनों की रेवेन्यू है। इसमें से माइनस करवाएंगे जो पेरेंट ने सब्सिडी को भेजा 60 और माइनस करवाएंगे 48 जी। जी बेटा, कितना आया रेवेन्यू? 497 जनाब, ये मेरे पास रेवेन्यू आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी दोनों की, जरा एडअप कर देते हैं जी। 186 प्लस 240, इसमें से हम लोग माइनस करवाएंगे जो रेवेन्यू था और इसमें ऐड कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ताकि हमारी कॉस्ट नहीं कराए। 60 माइनस 48 प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम इसमें ऐड भी तो करेंगे ना जी। कितना था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों के ऊपर? वर्किंग में जाके देखिए, सब्सिडरी का और पेरेंट का, सॉरी 2.8 और 1.6 जी। कितना हो गया जी इसका? $322.4 आ गया जी, ये हमारी। और यहाँ से हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी भी प्लीज़ सारे करते नहीं, कंफर्म हो जाएगा जी। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। 174.6 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं जी? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता है कि दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है एक, ठीक है, और इम्पेयरमेंट का, दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को चार्ज होते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हम लोग लेस करवा देंगे। 27 प्लस जी, दोनों को एडअप करने के बाद 52 जनाब, ये एक्सपेंस आ गया एक। दूसरा एक्सपेंस हमारे पास कौन सा है? एडमिन का एक्सपेंस है। और एडमिन के दो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जी? नहीं, पहले ये एडमिन के इनके अपने तो बताए ना। 17 प्लस 15, इसमें से हमने एक तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है पोस्ट एक्विजिशन वाली 1.2, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है। और इम्पेयरमेंट लॉस था वो 4 पॉइंट समथिंग था, 4.6 है जी। ये दोनों एक्सपेंसेस भी एडमिन को ही हम चार्ज करेंगे। 26.12 जनाब। और इसके बाद कौन सा एक्सपेंस है?
प्लांट का होता है या मशीनरी का रिवैल्यूएशन? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ये सारा कुछ बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो हम तो जैसे ये करते हैं कि जो बिजनेस के यूज में एसेट्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन की जाती होती है। नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में उस टाइम आती है कि जब आपका काम ही, जब आपका बिजनेस ही ये हो, जब आपका बिजनेस ही मशीन्स को बेचना हो, तो फिर उसको मशीन्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगी। सर अगर आपका काम मशीन से बेचना है देखिए, तो उससे डेप्रिसिएशन पहली बात तो ये है कि जब आप मशीन को बेचोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर आपका काम ये है कि उस मशीन को, उसी मशीन की ही प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ वही मशीन है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, या कोई केमिकल है, केमिकल तो खैर इसमें नहीं आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर्स को बनाने वाली एक डाई है, सुन लो नहीं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन कभी भी जो है वो आप उसको अपनी मर्ज़ी से आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो आपको एक बार बार एक चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये आपका एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो एनीवेज, जैसे मिसाल के तौर पर इन मार्कर्स को बनाने वाली एक डाई है, डाई होती है जिसके ऊपर ये शेप वगैरह बनी होगी सारी, वो सिर्फ ये मार्कर्स ही बनाएगी, वो सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, ठीक है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट टू सेल है। परेशान ना हो, वो कोई और बात कर रहे थे, वापस आ जाएंगे आप, छोड़ दें उस बात को जी। एडमिन के बाद कौन सा एक्सपेंस है जी? फाइनेंस कॉस्ट है। अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वगैरह होता तो वो हम उसको अकाउंट फॉर कर लेते, लेकिन यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट है जी हमारे पास कितनी है, दोनों को जरा एडअप कर दीजिए। फाइनेंस चार्ज या फाइनेंस कॉस्ट कितना कितना है? 18 आ जाएगा जी। और इसके बाद टैक्स एक्सपेंस है, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम टैक्स एक्सपेंस लिख देंगे। जी बेटा फटाफट बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 78.48। इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे जी, दोनों का एक्सपेंस बताइए टैक्स का। बेटा अलग अलग बताओ ना पहले। 19 प्लस तो 21 थोड़ी हुआ ये, 31 जी। 47.48 ले जनाब, बस। सर इसमें बस यही प्रॉफिट डिस्पेंस ही होगी हमेशा, मतलब 3। हाँ जी, ये आपने ठीक लिखवाया, एडमिन एक्सपेंसेस। बहुत अच्छे, मैंने भी गौर नहीं किया। 6 यहाँ पे तो कम से कम एंड पे 8 आना चाहिए ना, जी ऐड आपने माइनस करवा दिया था, वेरी गुड। मुझे भी देखना चाहिए था। एनीवेज जी, 37.8। अब ये सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी। हाँ जी, इसमें से माइनस करवा दीजिए। 35.8। नहीं जी, अब ठीक है। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, अब ये आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो मैं नहीं बना रहा, वो आप लोग खुद बनाएंगे, ओके। मसला मिसाल तो कौन नहीं है उसमें जस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो ऐड हो जाएगा और गुडविल आपके पास आ जाएगी और एनसीए का। अच्छा, अब इसमें आई एम सॉरी, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम भी आप इसमें शो करेंगे, ये ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आफ्टर टैक्स तो आपके पास आ गया, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम भी तो आपने यहाँ पे शो करनी है ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के नाम से। दो आपके पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम है, दो हिस्से आपने उसके करने हैं, एक तो पेरेंट्स का शेयर पोस्ट एक्विजिशन में, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो एनसीए का शेयर है पोस्ट एक्विजिशन में, आपने दोनों ये बाइफरकेट करना है। तो देखिए जनाब, आपके पास
टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है? 35.8 आपके पास ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है। इसमें से आपने निकालना है एनसीआई। एनसीआई कितना निकलेगा जी? एनसीआई है पोस्ट एक्विजिशन का, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर होता है हमेशा। तो पोस्ट एक्विजिशन वो फॉर द ईयर होता है। तो पोस्ट एक्विजिशन का कितना शेयर है जनाब इसका? पोस्ट एक्विजिशन था कितना? 14 का 20% लें ज़रा, 2.8, ठीक है 2.8। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किधर जाएगा? वो जाएगा पेरेंट्स के शेयर में। ओके आपके पास अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जब आप निकालते हैं ना ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये यहाँ तक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसके नीचे आता है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, जो आपके अदर इनकम जिसको हम लोग कहते हैं। ओसीआई में जितनी भी चीज़ें आप लेके जाते हैं वो सारी की सारी उस जगह पे आती हैं। ओसीआई में हमें कहता है प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि जी आपने ओसीआई में दो चीज़ें शो करनी है कि जो प्रॉफिट आपने निकाला है इसमें से आपका हिस्सा कितना है और एनसीए का हिस्सा कितना है। इसमें से एनसीए का हिस्सा निकाल दो, बाकी सारे का सारा किसका हिस्सा है? आपका हिस्सा। ये टोटल था, इसमें आपने एनसीए का हिस्सा निकाल दिया 2.8, रिमेनिंग किसका है? आपका है। वो कितना है जी? 33। पुत्र 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 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम नहीं मेरा पुत्र, मेरी गल सुन ले। ये जो स्टेटमेंट है ना इसका पूरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसके दो सेगमेंट बनते हैं, एक बनता प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ तक जो सेगमेंट है इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके नीचे, अब मेरे नीचे जगह नहीं थी, मैंने तो नीचे इसके लिख देता। इसी स्टेटमेंट के अंदर ही आता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, वहाँ पे ये आपने शो करना होता है। तो वहाँ पे हम क्यों इसको शो करेंगे? एनसीए हम अलग से लिख तो देते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ये अलग से नहीं लिखा हुआ है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इस स्टेटमेंट का ये हिस्सा है, नीचे जगह नहीं थी, आप इसके नीचे ही लिखेंगे। हाँ जी ओके, चलें जी। अब फटाफट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सबर करें थोड़ा सा, जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, आप टेंशन ना लें। छोटी एक दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर आ जाएंगे। इसको मिटा दूं ताकि इंट्रोडक्शन में हमारा कम से कम कल टाइम वेस्ट ना हो। नहीं स्टैंडर्ड, बस ये हो गया, इसमें और क्या। एक पॉइंट है वो इंशाल्लाह जब नया स्टैंडर्ड आपको समझाऊंगा तो उसी के साथ वो पॉइंट आपको भी बता दूंगा। वो पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी को जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ कैश भी देते हैं, कुछ आप शेयर्स भी देते हैं और कैश आप डेफर्ड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंशाल्लाह हम इसी स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, दिखने में चीज़ें सारी सेम है लेकिन उनके ऊपर स्टैंडर्ड डिफरेंट लग रहे होंगे। हमने कहा कि जनाब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट आपने की थी, उसमें उस इन्वेस्टमेंट को हमने नाम दिया था कि ये IFRS 9 के अंडर आएगी, याद है। शेयर्स परचेज कर लिया आपने। इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है कि आपने शेयर परचेज कर लिए और हम क्या कहते थे इसके ऊपर IFRS 9 लगाओ, ऐसे ही है। अभी हमने देखा और हमने कहा कि जनाब जब आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपके पास, जब आपके कंट्रोलिंग शेयर्स आप परचेज कर लेते हैं तो आप पेरेंट बन जाते हैं, दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडी बन जाती है और इसके ऊपर आप IFRS 10 और IFRS 3 लगाओ, ठीक है, कंसोलिडेशन के ऊपर। अब अगर लेट सपोज इनके दरमियान में कोई चीज़ है, इनके दरमियान में कोई चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट, ठीक है। मैं एक छोटा सा एक बाइफरकेट कर देता हूँ, आपके स्टैंडर्ड ने बड़ा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। वो यहाँ पे कहता है जी कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं किसी भी कंपनी में अप टू 19%, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और इसके ऊपर स्टैंडर्ड लगता है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला।
कहता जी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 20 to 50%, (20 to 50%), तो कहता जी इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग नाम देंगे एसोसिएशन का। ओके, इसके ऊपर स्टैंडर्ड चार्ज होता है IAS 28, नया स्टैंडर्ड जो हमने अभी पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और कहता जी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है मोर देन 50%, तो आपके पास आ जाता है कंट्रोलिंग राइट्स, आपके पास आ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन, और इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड चार्ज होते हैं दैट इज IFRS 3 and 10। ये हमने कर लिया हुआ, ये भी हमने कर लिया हुआ, ये हमने करना है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड इंशाल्लाह हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। बस इतनी बात मैंने बतानी थी।